बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि NA-75 के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। आज इस समाअत को हमने अटेंड किया। 129 मिनट की समाअत थी और फैसला महफूज हो गया है। कुछ ही देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। 3 बजे का टाइम दिया गया है। दोबारा इलेक्शन कमीशन मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर बैठेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब। आजकल आप इनको देखते होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट से और एहतसाब अदालत लाहौर से ये उसी तरह से केसेस को कवर कर रहे हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से मैं और इमरान वसीम साहब बाकी हमारे दोस्त कर रहे हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़याज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब वहाँ से कोर्ट रूम में बैठ के और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टिकट्स देख के मीडिया पे चलती हुई खबर देखकर घरों में बैठकर और वीडियो कर दी जाए। तो आप असदुल्ला खान साहब की वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से शुरू हो गया, जिसकी हमें बड़ी कमी महसूस हो रही थी। खैर मैं एक एक पॉइंट बताता जाऊँगा और उसके बाद असदुल्ला खान साहब से पूछते जाएंगे। ये हम आपको बता दें कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि तहरीक इंसाफ के वकील की कोई तैयारी नहीं थी, कोई उनके पास जवाब नहीं था, और मैंने आपको बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब ने ज़बरदस्त अंदाज से अपना केस लड़ा था और ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने जो एक वकील ने केस बिल्ड करना होता है वो किया था। अब आज तहरीक इंसाफ ने नया वकील मैदान में उतारा और अली ज़फ़र साहब आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलिक की जानिब से पेश हुए। सबसे पहले आज दोबारा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उन्होंने दलाइल दिए। पहला जो उनका नुक्ता था, जो उन्होंने बहुत तफसील के साथ उस पर बात की कि एक DSP जिसको नून लीग का ये था कि ये DSP जुल्फ़कार अली विर्क जो नून लीग का था कि वो जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, उसको वो हटवाना चाहते थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी हिदायत दी लेकिन IG पंजाब ने उनको तब्दील नहीं किया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको हटाया और उनको वहाँ से हटाकर सलमान अकरम राजा साहब का ये था कि बड़ी बारीक ये वारदात डाली गई कि उनका नाम है जुल्फ़कार अली विर्क। जब उनको हटाया गया तो लिखा गया जुल्फ़कार विर्क को हटा दिया गया, और जब दोबारा उनको सिक्योरिटी इंचार्ज लगाया गया पूरे शहर के इलेक्शन का तो जुल्फ़कार अली के नाम से किया गया, ताकि अंदाज़ा ना हो कि जुल्फ़कार विर्क और जुल्फ़कार अली एक ही हैं, अलग अलग शो किया गया। इसमें सर आप मज़ीद इस पे क्या कहेंगे और जवाब इसका क्या आया? हाँ, इस पे देखें, एक तो उन्होंने कहा कि ये आपको कंफर्म है कि ये वही शख्स हैं जुल्फ़कार अली और जुल्फ़कार अली विर्क, ये एक ही आदमी है। तो सलमान राजा साहब जी मेमरान की जानिब से पूछा गया तो उस पर तो वो कॉन्फिडेंट थे कि जी ये वही शख्स है। अब ये सवाल जब दोबारा उठा, अली ज़फ़र साहब जब दलाइल दे रहे थे, अली असद मलिक खड़े हुए थे, तो इसका वाज़ेह तौर पर जवाब उनकी तरफ से नहीं आया क्योंकि ये उनका कंसर्न नहीं था, शायद उनका मामला था। लेकिन अली असद ने ये ज़रूर कहा कि जनाब DSP पसरूर को DSP जो है वो डस्का का चार्ज दे दिया गया था इजाफी। लेकिन फिर उनसे पूछा गया क्या जुल्फ़कार अली को भी अपॉइंट किया गया था, तो उन्होंने कहा ये मेरे इल्म में नहीं है। उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं, इंतज़ामिया से पूछा जाए इसके बारे में। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सॉरी, वैसे तो मैं जब भी वीडियो करता हूँ या असद भी करते हैं तो हम पूरी अपनी तैयारी के साथ करते हैं, लेकिन अब जो है वो और हमने इतनी तेज़ी से नोट्स लिए होते हैं कई बार तो अपनी लिखाई भी समझ नहीं आती। और ये बता दूं कि 1 घंटे तक जो है वो दलाइल दिए थे सलमान राजा साहब ने, और 1 घंटा और 3 मिनट दलाइल दिए थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। तो एक तरह से एक ही जितना टाइम दोनों ने लिया दलाइल देने के लिए, और 2 घंटे से ज़्यादा की समाअत थी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि वो 20 पोलिंग स्टेशन जहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो लेट हो गए थे, जो लापता हो गए थे, जो जिनसे रब्ता नहीं हो रहा था, वो ये कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब कि वहाँ पे तो जो टर्न आउट था वो एवरेज बन जाता है कोई 70%। लेकिन जो शहर के हल्के थे जहाँ से वो कहते हैं कि नून लीग हमेशा जीतती रहती है, जहाँ से नून लीग ने जीतना था, वहाँ पे कोरोना SOPs के नाम पे पुलिस का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, शहर में फायरिंग करके, इन तमाम चीज़ों को करते हुए वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 15%, 18%, 20% रहा। तो टर्न आउट ही वहाँ पे बेहतर नहीं रहा, जिस वजह से नून लीग के वोट जो हैं वो कम आए। तो असद भाई, इसका अली ज़फ़र साहब ने क्या जवाब दिया? इसका उन्होंने ये कहा, आर्गूमेंट ये दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो हल्के पर, उस पर पोलिंग स्टेशन पर, उस एरिया पर डिपेंड करता है, वोटर पर डिपेंड करता है। ये कहीं पर सेक्शन 9 का उन्होंने हवाला दिया और पूरे कानून का। उन्होंने कानून में सिर्फ एक जगह पर कदगन लगाई गई है और वह है ख़वातीन के हवाले से कि अगर ख़वातीन कहीं पर ना निकलें तो वहाँ पर पोलिंग दोबारा होगी। लेकिन ये कानून में कहीं कदगन नहीं है कि जी अगर टर्न आउट कम रहा है, कहीं पर 20% आ गया है, कहीं पर 80% आ गया है, कहीं 50% आ गया है, तो उन्होंने कहा कि कानून में इसके लिए कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि अगर कहीं पर टर्न आउट कम रहा है या कहीं डिफरेंस है। तो असल में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ज़्यादा हवाले कानून के दिए, तो उनका ये नुक्ता था कि अगर आप कि कहीं पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो इसको कानून में तो इसको आर्ग्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर रिपोलिंग होंगे, तो ये पॉइंट इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने सेक्शन 9 का हवाला देकर कहा था।
अली ज़फ़र एडवोकेट साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि मैं कोई सियासी बात नहीं करूँगा, और उन्होंने एक सख्त लफ्ज़ कहा, वो absurd। उन्होंने सलमान राजा साहब के आर्गूमेंट्स के बारे में कहा कि ये एक बड़ा, हाँ, बड़ा absurd है, या एक मज़े का खेज़ है, ये कमज़ोर कहना चाहिए। तो उस पर खैर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने सलमान राजा साहब ने दोबारा कहा कि जी इनके आर्गूमेंट को मैं absurd तो नहीं कहूँगा, लेकिन सादा ज़रूर कहूँगा कि इनके सादा दलील थी, ये सादा आर्गूमेंट था। तो उसको उन्होंने नोट करवाया कि मुझे बुरा लगा ये आपका लफ्ज़ जो। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त आज मैच था, और बड़े ज़बरदस्त दोनों तगड़े वकील कर रहे थे। लेकिन मैं 2 पॉइंट्स अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो ये है जो आर्गूमेंट इस्तेमाल किए, एक तो अभी सदीक जान ने आपको बताया कि एक आर्गूमेंट उनकी तरफ से ये आया था कि जी रेशो का बड़ा फ़र्क है, कि जहाँ से लोग गायब हुए तो उनकी रेशो, और दूसरे हल्कों में जो टर्न आउट था वो कम रहा है, तो यहाँ पर टर्न आउट इतना 81% टर्न आउट कैसे आ गया। इसका जवाब तो मैंने बताया कि न्यूट्रलाइज़ कैसे किया। एक उनका आर्गूमेंट ये था कि जो आरओ ने रिपोर्ट बना के दी, वो रिपोर्ट ये बना के दी कि ये जब 20 लोग वापस आए तो इनको, मुझे लगा कि ये टेरिफाइड थे, घबराए हुए थे। तो इसको जब अली ज़फ़र साहब ने न्यूट्रलाइज़ किया तो उन्होंने कहा कि ये आरओ का अपना मुशाहिदा हो सकता है, ये उसकी प्रिजम्पशन हो सकती है, और प्रिजम्पशन की बुनियाद पर कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी की प्रिजम्पशन की बुनियाद पर कोई फ़ैसला लिया जा सके। एक बड़ा आर्गूमेंट उनका ये था, और जिसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, एक नुक्ते पर जो वो बात कर रहे थे, और वो नुक्ता ये था कि जी पूरे हल्के के दोबारा इलेक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर खौफ राज फैलाया गया फायरिंग करके। तो इसको रद्द यूँ किया या न्यूट्रलाइज़ किया अली ज़फ़र साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर इस बुनियाद पे कि 4 जगह पर गोलियां चली हैं, तो फिर तो कल को जो हार रहा होगा वो कहीं पर गोली चलाएगा, और बाद में हारने के बाद इसको आर्गूमेंट के तौर पर लेकर आ जाएगा, कहेगा देखिए जी खौफ और हिरास की वजह से मैं हार गया हूँ, दोबारा इलेक्शन करवाएं, तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के बेशुमार इलेक्शंस में जो आइंदा भी होने हैं उसमें भी ये होता रहेगा कि गोलियां चलती रहेंगी, फायरिंग करती रहेगी, तो इसकी बुनियाद पर हारने वाला शख्स फिर हमेशा जो है वो दरख्वास्त करेगा कि इलेक्शन दोबारा हो, क्योंकि खौफ और हिरास का माहौल था। तो इस तरह से उन्होंने इस आर्गूमेंट को भी न्यूट्रलाइज़ किया। जी बिल्कुल, और ये भी दरमियान में कुछ चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आपको बताते जाएँ कि जुल्फ़िकार अली बेग के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उनके फेसबुक के ऊपर वो बड़े एक्टिव हैं, उनके फेसबुक के हवाले से भी उन्होंने चीज़ें अदालत को दी। फिर उन्होंने कहा 200 से 300 चशमदीद गवाह मौजूद हैं, उनके बयान हल्फी जो हैं वो हम दे सकते हैं, हम साथ लाए हुए हैं बहुत सारे, हम साबित कर सकते हैं कि ये एक पूरा एक सिस्टमेटिक धांधली थी, पूरी एक साजिश तैयार की गई पूरे हल्के में धांधली करने के लिए। तो ये 200 से 300 गवाहों का जो उन्होंने बात की, इस पर अली ज़फ़र साहब ने क्या जवाब दिया था? अच्छा, एक तो जो उन्होंने ये खैर मैं पॉइंट इतना नोट नहीं कर सका, लेकिन जो वीडियोस दिखाई गई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पास बेशुमार दलाइल मौजूद हैं और पिक्चर्स मौजूद हैं, और फिर वीडियो दिखाई तो उस पर क्या भी लगा, क्योंकि एक मेंबर ने पूछा कि ये कैसे पता चल रहा है कि ये फायरिंग उनकी तरफ से की गई है, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। और फिर एक और वीडियो दिखाई गई जिसमें अली असद मली साहब तकरीर कर रहे हैं कि जी आपको जो है वो ये गवर्नमेंट का इलेक्शन है। हाँ, लेकिन इन आर्गूमेंट्स का जो है वो ना तो इधर से जवाब आया, ना शायद उधर से इतने ज़्यादा। एक बात की मैं इसमें ऐड करूंगा, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि देखें यहाँ से वीडियो चलाई गई, यहाँ से अखबारी बयानात जो है वो दिए गए, उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। और ये मैं आपको बता दूँ कि जो उस्मान डार साहब हैं, आप देखते हैं उस्मान डार साहब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, उनकी बड़ी उन्होंने एक टीम बनाई हुई है सोशल मीडिया की। उनकी टीम के एक मेंबर थे, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो आगे बैठे थे और वो बहुत सारे क्लिप्स लेकर आए हुए थे मीडिया के ऊपर, जो बयान थे नून लीग के लोगों के, और ख़ास तौर पर उसमें वो बयान जो ARY पे दिया था शाहिद अकरम अब्बासी साहब ने कि इसमें लोग असला उठाएंगे, और इस तरह के उनके जो बयान थे और भी जो उनके बयान थे वो लेके आए हुए थे। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं वो ना तो बयानात यहाँ चलाऊंगा, ना वीडियो चलाऊंगा, ना अखबारात दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा अब हर इलेक्शन का एक मीडिया का एंगल होता है, एक सियासी एंगल होता है। और फिर उन्होंने एक जर्मनी के किसी फिलोसफर का हवाला दिया था, किसी मुल्क के, उन्होंने कहा कि 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, एक और उनमें से एक जो है वो इलेक्शन के बाद। नहीं, उन्होंने कहा था 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, एक जब आप शिकार से वापस आ रहे हो, दूसरा जंग के बाद, और तीसरा जो है वो इलेक्शन हारने के बाद। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी गुफ्तगू का। देखिए, एक पॉइंट अगर आप इजाज़त दें तो मैं अली असद मली साहब का जो पॉइंट था, जो एक वैलिड पॉइंट मुझे लगा, ताकतवर पॉइंट लगा, अगरचे अली आज़म अली साहब के 2-3 ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे जिस पर पूरे हॉल में क्या कहे भी लगे, ख़ास तौर पर जब उन्होंने कहा कि जी आपने सारे आर ओ फॉर्म जमा क्यों नहीं कराए। उन्होंने कहा जहाँ हम हार रहे थे तो हमारे पोलिंग होता ही है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो वो फिर जो फॉर्म 45 वो रिसीव ही नहीं करते, तो इस पर सब लोग हंसने लगे। लेकिन एक उनका आर्गूमेंट जो था वो वैलिड था, जो वजनदार लगा, वो ये था, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फ़र्क 14 पोलिंग स्टेशन पे जाहिर कर रहे हैं नून वाले अपना फॉर्म 45 सबमिट करके, जो कि आर ओ के दिए गए फॉर्म 45 से मैच नहीं करता, इसको वेरीफाई तो किया जाए कि इन्होंने जाली बना के पेश तो नहीं कर दिया।
अब उसके जवाब में एक मेंबर ने कहा कि ये हम चेक कर लेंगे, लेकिन अब 3 बजे फैसला आ रहा है तो मुझे नहीं पता उसको कैसे चेक करेंगे। लेकिन बहरहाल अली असम अली साहब ने इस पर 2-3 दफ़ा आर्गूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा इनके फॉर्म 45 चेक करें, ये जाली हो सकते हैं, ये अगर मैच नहीं कर रहे तो ये हो सकता है इनकी जाली हो, क्योंकि हमारे तो मैच कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सवालात भी मैं करता रहूँगा, लेकिन आप भी साथ साथ देखते रहें और पॉइंट्स, और मैं भी इधर से, ताकि एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूँ, एक आप कर दें। इसमें जो इन्होंने जो दलाइल थे अली ज़फ़र साहब के, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 2 दरखास्तों का उन्होंने हवाला दिया सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा की। एक जो उन्होंने 3:30 बजे दी वहाँ पर आरओ को, और एक जो उन्होंने 5:19 पर दी। अली ज़फ़र साहब का ये मौक़िफ़ था और ये दलील थी कि उन्होंने इन दोनों दरखास्तों में ये लिखा है कि 337 पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट आ गए हैं उनके ऊपर कोई इशू नहीं है, मसला हमें उन 23 के ऊपर है जिनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो नहीं आए। और उन्होंने कहा कि जब 2 दरखास्तों में वो खुद ये लिख चुकी हैं कि उनको 337 के ऊपर मसला नहीं है, तो फिर कैसे अब ये बाद में उन्होंने कहा ये पूरी एक कहानी बनाई गई है और इस कहानी को हकीकत बनाने के लिए सबूत देने पड़ेंगे, और वो सबूत जो हैं वो फिर ट्रायल में जाएंगे, वो ट्रिब्यूनल की एक दायरा इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन सेक्शन 9 के तहत ये चीज़ें नहीं देख सकता। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार था सेक्शन 9 के तहत, उसको जो उन्होंने अली ज़फ़र साहब ने कहा, सेक्शन 9 का उन्होंने सबसे ज़्यादा इसके इस्तेमाल किया। 3 सेक्शंस का हवाला दिया अली ज़फ़र साहब ने, एक सेक्शन 9 का, एक 137 का और एक 167 का। लेकिन उन्होंने कहा कि डायरेक्टली सेक्शन 9 जो है वो इससे रिलेटेड है। अब सवाल ये हुआ है कमीशन के एक मेंबर की जानिब से कि ये बताएं कि अगर एनवायरनमेंट ऑफ टेरर हो तो कानून क्या कहता है। तो उन्होंने फिर सेक्शन 9 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है कि लोगों को खौफ व हिरास का शिकार किया गया, तो खौफ व हिरास के शिकार के लिए कोई दलील के तौर पर सेक्शन 9 ये कहता है कि मुकम्मल एविडेंस हो, जगह का पता हो, पोलिंग स्टेशन का पता हो और मुकम्मल पूरा उसका तमाम हवाले मौजूद हों, तो फिर एक्शन हो सकता है। लेकिन इन्होंने बड़ा वाइडली और जो है ना वो बड़ा एक वेग तरीके से इसको इस्तेमाल किया है, कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की है। तो इस आर्गूमेंट की बुनियाद पर इसको जो है वो दोबारा नहीं किया जा सकता इलेक्शन को। तो ये उन्होंने सेक्शन 9 का हवाला देकर ये कहा कि पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, पता होना चाहिए, जगह का पता होना चाहिए, किस हल्के में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर ये हो सकता है और वहाँ पर हो सकता है। मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप अपना पॉइंट आके देख लें आपने क्या बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि 20 प्रेसिडेंट ऑफिसर्स लापता हो गए, वो नहीं आए। उन्होंने कहा एक तो कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये टाइम होगा कि इतने बजे प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को पहुँचना होगा, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान इब्राहिम कुरैशी साहब और इरशाद कैसर साहिबा ने कहा कि देखें जब ये टाइम मौजूद है कि इतने बजे ऐलान होने इलेक्शन के नतीजे का, तो फिर उससे पहले ही उन्होंने पहुँचना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इल्ज़ाम यह है कि 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रेसिडेंट ऑफिसर्स लेट आए। जब उन 20 के आए, आरओ ने कहा कि शकूक व शुबहात पैदा हुए। जब वो 20 आए, उन 20 में से 6 के जो फॉर्म 45 थे वो, और जो नून लीग की उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने जो फॉर्म 45 दिए वो मैच कर गए। तो उन्होंने कहा ये दलील फिर ख़त्म हो जाती है, उसका वो असर खो देती है अपना, कि जब वो ये कहते हैं कि 20 के 20 जो लेट हुए हैं, इसका मतलब है ये धांधली कर रहे थे, ये इलेक्शन का रिजल्ट चेंज कर रहे थे। जब ये कहता है आरओ कि नहीं, उनमें से 6 जो मैंने मैच किए हैं वो वही हैं जो नून लीग ने दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये नहीं कहा जा सकता कि 20 के 20 इलेक्शन रिजल्ट चेंज करने के लिए, धांधली करने के लिए जो है वो लेट हुए। तो ये एक उनका नुक्ता था। जी सर। अच्छा, एक तो उसमें ये एक कमीशन के मेंबर की तरफ से पूछा गया अली हसन अली से बराह रास्त कि जनाब एक फितरी सी बात है कि जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा होता है तो उसको ख्वाहिश होती है कि जल्दी से जल्दी उसके नतीजा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का आ जाए। तो जब पोलिंग स्टेशन का नतीजा ताख़ीर का शिकार हुआ, तो जिस तरह से नौशीन इफ्तिखार को बेचैनी हुई कि इसका नतीजा क्यों नहीं आ रहा, तो आपको कोई बेकरारी और बेचैनी नहीं हुई? आपने इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की? उन्होंने कंप्लेंट किया तो आपने क्यों नहीं कंप्लेंट की? उन्होंने कहा जी मैंने इस पर रिटन कंप्लेंट तो नहीं फाइल की थी, लेकिन आप आरओ से पूछ सकते हैं कि मैंने 8 से 10 मरतबा ज़ुबानी उनसे कहा कि इसके नताइज क्यों नहीं आ रहे, इसका जो है नतीजा आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई परेशानी बेचैनी नहीं हुई कि ये कोई टैंपरिंग ना हो रही हो, कोई मसला ना हो रहा हो? और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जनाब, मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई शक नहीं हुआ और मैं बिल्कुल कन्विंस था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है और ठीक तरीके से रिजल्ट देगा, तो टेम्परिंग का ख्याल मेरे जहन में नहीं आया। तो ये उन्होंने इसका जवाब दिया था। जी बिल्कुल। और उन्होंने अली ज़फ़र साहब बार बार ये कहते रहे कि लिखा जा रहा है कि बादियो नज़र में ये हुआ है, खदशा है, मफरूज़ा है, शायद ये हुआ है। वो कहते हैं कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी, इस बुनियाद पर अगर आप इलेक्शन को पूरे हल्के में करवाने का हुक्म देंगे तो फिर तो कल को कोई भी 4 गोलियाँ चलाएगा,
4 बंदूकें चलाएगा, उसकी वीडियो बना के रख लेगा, उसके बाद जब वो हार जाएगा फिर वो कहेगा देखें जी ये मेरे पास वीडियोज़ हैं कि बंदूकें चली हैं, फायरिंग हुई है। तो वो कहते हैं इस बुनियाद पर, इन मफरूज़ों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। फिर उन्होंने एक मौके पर जब कहा कि उन्होंने एक मेंबर ने पूछा, वो शायद दुरानी साहब, निसार साहब जो हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप तैयार हैं कि उन 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो इलेक्शन आप दोबारा करवा लें। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि इनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि इमरान खान साहब, उन्होंने ये बात कही है कि 20 के ऊपर तैयार हैं हम करवाने के लिए। तो फिर अली जफर साहब ने कहा जी बिल्कुल, जब हमारे पार्टी सरबराह कह चुके हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, 20 के ऊपर आप कराना चाहते हैं तो कराएं। लेकिन उन्होंने कहा पहले मसला 23 का था, 20 का हुआ और फिर 14 कराया गया, अब मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन का है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक बड़ा कानूनी नुक्ता उठाया था अली जफ़र साहब ने। उन्होंने कहा कि जी इसका तरीक़ाकार ये था कि ये जो रिज़ल्ट्स उनके पास आए थे वो रिज़ल्ट आरओ अनाउंस कर देते उसको कंपाइल करके, और कानून में तरीक़ाकार ये दर्ज है कि अगर हारने वाले को पे एतराज़ था तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, वो ट्रिब्यूनल के पास जाते। वो उनका ख्याल ये था कि ये इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो रोका नहीं जा सकता था, रोकना नहीं चाहिए था, बल्कि रिज़ल्ट कंपाइल होकर जो उनके पास रिज़ल्ट फॉर्म 45 आए थे, चाहे वो ताख़ीर से आए थे, तो वो उसको अनाउंस करते और अनाउंस करने के बाद वो फिर अगर हारने वाले को एतराज़ होता तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाता। एक जो बार बार दलील दी जाती रही कि जी देर से पहुँचे, तो इसके जवाब में अली असद मलिक का सवाल ये था कि जनाब इनसे ये भी पूछें कि जो आरओ के ऑफिस से महज 500 गज के फासले पर पोलिंग स्टेशन मौजूद था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, उसका नतीजा रात 1:45 बजे क्यों आया था। तो इसका मतलब है कि ताखीर हो सकती है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर, उसका भी तो 1:45 बजे आया था। हाँ, ये भी बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि वो कहते हैं कि जब आरओ से हम पूछते हैं कि आप उसके बारे में बताएं कि जो करीब 3 पोलिंग स्टेशन था कब आया है, जो शहर का था, तो उसका जवाब हमें नहीं दिया गया, उसका 1:45 बजे आया। दूसरा, सलमान अकरम राजा साहब ने नक्शा जो है वो पेश किया, उस नक्शे में बताया गया कि ये जो लेट हुए हैं उसमें करीब तरीन जो था वो 15 किलोमीटर दूर था, पोलिंग स्टेशन जो दूर था वो 39 किलोमीटर था। लेकिन उन पोलिंग स्टेशन के जो 1 किलोमीटर साथ जो पोलिंग स्टेशन थे उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो कोई 7 बजे आ गया, कोई 7:30 आ गया, लेकिन इन 20 के जो हैं वो सुबह तक नहीं आए। अली जफर साहब ने कहा कि अगर कोई उन्होंने कहा बुला लें उन 20 को, जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो लापता हुए थे, कहा गया कि लापता हुए हैं, गायब हुए हैं, तो उन्होंने कहा उनको आप बुला लें, आप उनसे पूछ लें। अगर उनमें से कोई कहता है कि मुझे अगवा किया गया, कोई कहता है कि मुझ पर दबाव डाला गया, फिर एक बात होगी कि ये एक बड़े पैमाने पर साजिश हुई। तो वो कहते हैं कि सिर्फ कहने से किसी चीज़ को जो है वो ये साजिशी थ्योरी नहीं बन जाएगी, बल्कि वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाना कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से धांधली हुई है, सिस्टमेटिक तरीके से पूरी हुकूमत इन्वॉल्व थी, वो कहते हैं ये कहना साजिशी थ्योरी है, बल्कि इलेक्शन में जो ये चीज़ें बता रहे हैं वो किसी तौर पे साजिशी थ्योरी का हिस्सा जो है वो नहीं है। जी सर, आप वैसे आज एक मेंबर ने जो है वो थोड़ा सा अली असद मलिक को पजल करने की भी कोशिश की, और वो जब आए तो उन्होंने एक जर्सी जो है वो यूं करके, जैसे आप गर्मी लग रही उतार के अब गले पे लपेट लेते हैं, तो वो उन्होंने किया हुआ था। तो उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो अगर आपने बात करनी है तो अपना ये जो गले में लपेटा हुआ आप उतारें। तो उन्होंने उसको वहीं उतारने की कोशिश की, तो उनका नहीं, ऐसे नहीं, बाहर जाके उतार के आए। तो वो गए और बाहर जाकर उतार कर आए। तो वो वैसे तो इस दलाइल के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि चलें ये आपको थोड़ा सा कमरे का माहौल बता दूं। बशीर फराज साहब वहाँ पर मौजूद थे, वो थोड़ा सा देर से पहुँचे थे, और बाय द वे अली असद मलिक ख़ुद भी देर से पहुँचे थे। समाज शुरू होने के 20 मिनट के बाद वो कमरे में दाखिल हुए थे, जबकि नौशीन इफ्तिखार साहबा ये समाज शुरू होने से पहले मौजूद थी। लेकिन बहरहाल दोनों की जो टेक्निकल टीम्स थी वो साथ साथ मौजूद थी, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लैपटॉप लेके खड़े। अली असद मलिक ख़ास तौर पर उनके लड़के पीछे लैपटॉप लेकर खड़े हुए थे, फ्लैश ड्राइव्स उनके पास थी, डेटा था, कॉपी हो रहा था, आगे जा रहा था। वो पूरी समाअत के दौरान बार बार रेलिवेंट डेटा जो है वो फ्लैश ड्राइव्स में कॉपी होकर साथ साथ जाता रहा। यानी उन्हें यह लग रहा था कि अब जो उधर से वीडियोस प्ले की जा रही हैं इसका जवाब इस फ्लैश ड्राइव में है, ये जो काम आ गया है इसका जवाब इस फ्लैश ड्राइव में है। लेकिन उन सारी चीज़ों को आर्गूमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने, और मुनासिब समझा। और जब बैरिस्टर अली जफ़र आए तो उनको देखकर जो कमीशन के मेंबरान थे उन्होंने पूछा, अच्छा तो अब आप ये केस लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो सिर्फ इन वकील साहब को असिस्ट करूंगा। वो अलग बात है कि उन्होंने ही केस लड़ा और असिस्ट नहीं किया, मतलब बस वो दूसरे जो पहले वकील थे वो खड़े रहे खामोश। मेरा ख्याल है ये मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कोई रह गया है तो फैसला आने के बाद जो है वो फिर जब मैं वीडियो करूंगा तो उसमें बता दूंगा। बिल्कुल, इसमें ना एक ये भी है कि अली जफ़र साहब का मेन ये था कि जितने भी इल्ज़ामात हैं जब तक इंक्वायरी नहीं होती, सबूत नहीं आते, इनको आप नहीं मान सकते। साथ ही अली असद मलिक ने कहा कि रात 12:30 बजे मरीम नवाज़ ने ऐलान कर दिया कि हम जीत गए हैं,
एहसन इकबाल ने ट्वीट्स कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मीडिया ने रात 1 बजे खबर चला दी कि 1,58,000 वोट नून लीग ने और 1,38,000 PTI ने लिए हैं। और फिर उसके बाद उनसे एक बात और भी पूछी गई कि नून लीग तो ये शिकायत करती रही कि फायरिंग हो रही है, ये मसला है, आपने कोई शिकायत की थी? तो उन्होंने कहा जी हमने ज़बानी तो हम शिकायत करते रहे लेकिन तहरीरी हमने कोई शिकायत नहीं की थी। साथ ही ये भी उनसे पूछा गया कि आपने क्या तहरीरी तौर पर कोई दरख्वास्त दी थी कि ये जो 20 जो लेट हुए, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर मैंने कोई दरख्वास्त जो है वो नहीं दी थी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मलिक साहब ने कि नून लीग जो कह रही है कि फायरिंग होती रही, जो फायरिंग करने वाले थे इनके अपने लोग थे, FIRs मौजूद हैं, हमने तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर रखी हैं, तस्वीर रखी हैं, वीडियोज़ रखी हैं, हमारे पास भी मुकम्मल सबूत हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह इसके बाद अभी बहुत लंबी प्रोसीडिंग पड़ी है, क्योंकि आज दोनों तरफ से दलाइल जो हैं वो जो शेख रशीद साहब का मुकाबला था, जैसे कहते हैं शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट SSS, आज जो है वो बड़े तगड़े जो हैं वो दलाइल थे दोनों तरफ से। तो जैसे ही फैसला आएगा उसके बारे में तो आपको आगाह करेंगे। और इस जो दलाइल थे इनमें से अगर कोई चीज़ रह गई हुई तो वो भी असद भाई अपनी वीडियो में बता देंगे दोबारा देख करके, जो चीज़ें हम कवर नहीं कर सके। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।